हाँ तो बच्चों, पिछले अध्याय में हम इस प्रश्न को देख रहे थे। 1 लीटर आदर्श गैस को 72 सेंटीमीटर पारे के दाब पर समतापी विधि से संपीड़ित करने पर उसका आयतन 0.9 लीटर आ जाता है। इस गैस के लिए प्रतिबल, विकृति और समतापी प्रत्यास्थता की गणना करें। ये प्रश्न हम देख रहे थे पिछले अध्याय में, जिसमें हम देख रहे थे कि प्रारंभिक दाब हमको दिया गया है P1 कितना दिया गया है 72 सेंटीमीटर, और प्रारंभिक आयतन V1 इक्वल टू हमको दिया गया था कितना दिया गया था 1 लीटर, और अंतिम आयतन हमको दिया गया था VT इक्वल टू 0.9 लीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे तो बायल नियमानुसार बायल के नियमानुसार हम सूत्र पढ़े थे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इससे हमारा P2 निकलेगा दाब। P1 का मान हमको दिया गया है कितना दिया गया है 72, V1 का मान हम रखते हैं ये हमको दिया गया है 1, P2 का मान हमको ज्ञात करना है, V2 का मान हमको दिया गया है 0.9 की तरह ट्रांसफर कर देते हैं तो P2 इक्वल टू आएगा 72.9, तो P2 इक्वल टू ये आ गया 80 सेंटीमीटर। काट देंगे 9 अट्ठे 72.1 लगा दिए तो हमारे पास P2 आ गया कितना 80 सेंटीमीटर। अतः दाब में परिवर्तन दाब में परिवर्तन दाब में परिवर्तन हमारा कितना होगा, अंतिम दाब हमारे आ गया है 80 और प्रारंभिक दाब हम कितने लिए थे 72, तो परिवर्तन हो जाएगा 80 माइनस 72, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, इसलिए प्रतिबल बराबर हमारा होगा 8 × 10⁻⁻² मीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई। ये वायुमंडलीय पर दबाव डाल रहा है, इसका जो दाब आएगा प्रतिबल ये आएगा 8 × 10⁻² मीटर पारे स्तंभ की ऊंचाई, और पारे स्तंभ की ऊंचाई का फार्मूला हमको मालूम है H × D × G, जहाँ पर H का मान हमारे पास है 8 × 10⁻², और इनका घनत्व का मान होता है, याद रखेंगे इसको 13.6 × 10⁻³ और G का मान हम आपको बताया गया था कितना बताया गया था 9.8। तो प्रतिबल जब इनको हम सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे अपन, तो प्रतिबल हमारे पास निकल आएगा 1.066 × 10⁻⁴, और इनकी इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो हमारा प्रश्न में जो प्रतिबल निकालना था ये प्रतिबल हमको प्राप्त हो गया, और ये प्रतिबल हमको कितना मिल गया, सॉल्व किए तो 1.066 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो जो दिया गया हमारे पास क्वेश्चन है उसमें पहला प्रतिबल, तो प्रतिबल हमारा मिल गया। आगे हम देखते हैं, हमको अब ज्ञात करनी है क्या, विकृति। तो विकृति बराबर विकृति बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, प्रारंभिक कितना था 1, कितना हुआ 0.9/1, तो विकृति आएगा, इनको हल किए तो विकृति हमारे पास आ गया 0.1, प्रतिबल निकल आया
विकृति निकल आया, निकल गया। अब हमको क्या ज्ञात करनी है, समतापी प्रत्यास्थता। तो समतापी प्रत्यास्थता इक्वल टू हमको मालूम है समतापी प्रत्यास्थता। सूत्र हम आपको बताए थे, ये बताया गया था प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रतिबल बट्टे विकृति। और यहाँ पर हम प्रतिबल निकाल चुके हैं और विकृति निकाल चुके हैं, इनका मान यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो प्रतिबल हमारा कितना आया था 1.066 इंटू 10⁴ और विकृति हम लाए हैं 0.1 आ गया है। 0.1 को हम लिखना चाहें 10⁻10 के घात के रूप में, तो इसको हम लिखेंगे चलिए इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 1.066 10⁻⁴ और 0.1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 1.066 गुणित 10⁻⁴ और इकाई आएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसलिए समतापी प्रत्यास्थता निकल आया समतापी प्रत्यास्थता इक्वल टू हमारा निकल आया 1.066 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो सवाल दिया गया है, इस सवाल में हम प्रतिबल ज्ञात कर लिए, विकृति ज्ञात कर लिए और समतापी प्रत्यास्थता ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार से यदि आपको और प्रश्न दिया जाता है तो इसकी सहायता से आप सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और सवाल देखते हैं इसमें आगे वाले। आगे सवाल, प्रश्न हमारे पास है, एक इस्पात के तार की लंबाई एक इस्पात के तार की लंबाई हमको दिया गया है 4.7 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमको दिया है 3 गुणित 10⁻⁻5 वर्ग मीटर। कोई इस्पात है, इनकी लंबाई 4.7 मीटर, अनुप्रस्थ परिच्छेद काट का क्षेत्रफल 3 गुणित 10⁻⁻5 वर्ग मीटर है। इस तार पर उतना ही बल लगाया जाता है उतना ही बल लगाया जाता है जितना कि उस तांबे के तार पर जिसकी लंबाई
जिसकी लंबाई हमको दिया है 3.5 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4.0 10⁻⁵ वर्ग मीटर है। इनके यंग मापांकों के अनुपात ज्ञात करो। इनके यंग मापांकों का अनुपात ज्ञात करो यदि प्रसार समान होती हो। यदि प्रसार समान होती हो। हमारे पास प्रश्न है कि एक इस्पात की तार दिया गया है और एक तांबे की तार, दोनों की लंबाई दिया गया है। इस्पात की तार की लंबाई कितना बोला गया है 4.7 मीटर और क्षेत्रफल कितना दिया है 3 × 10⁻⁵ वर्ग मीटर। और तांबे की तार है, उनका जो लंबाई दिया गया है 3.5 मीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल दिया है 4.10⁻⁵ मीटर। यदि इनके यंग मापांक का अनुपात ज्ञात करेंगे यदि इसमें प्रसार क्या होता हो समान होता हो। तो मान लेते हैं, चलिए इस्पात के तार की यंग मापांक YS व तांबे की तार की यंग मापांक। तांबा दिया है YC मान लिए। तो क्या दिया है हमको, हाँ हमको दिया गया है इस्पात के तार की लंबाई। तो इस्पात की लंबाई LS ये हमको दिया है 4.7 मीटर। इस्पात का क्षेत्रफल AS ये हमको दिया है 3 × 10⁻⁵ मीटर। फिर हमको दिया है तांबे की तार की लंबाई LC ये हमको दिया है 3.5 मीटर। और तांबे की तार की क्षेत्रफल हमको दिया गया है AC = 4.0 × 10⁵ वर्ग मीटर। ये हमको दिया गया है। इस्पात की लंबाई हमको दे दिया गया है, उनका क्षेत्रफल दिया गया है, तांबे की तार की लंबाई हमको दिया है और उनका क्षेत्रफल। चूंकि यहाँ पर बल और लंबाई में परिवर्तन दोनों के लिए समान माना गया है, चूंकि
दोनों तार, चूंकि दोनों तार के लिए लगाया गया बल F व लंबाई में वृद्धि स्मॉल l, दोनों कैसी है? समान है। अतः स्टील का जो इस्पात है उनका यंग मापांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू ये होगा F इंटू LS बट्टे AS इंटू L। उसी प्रकार से जो कॉपर है उनका यंग मापांक YC इक्वल टू होगा F इंटू कैपिटल LC AC इंटू L। इक्वेशन 1 अब भागित इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमारा आंसर आएगा YS बटे YC इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों में F और L कॉमन है, कट जाएगा वो, तो ये हमारा आएगा LS और LS अपॉन AS इंटू, ये डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा AC अपॉन LC। इक्वेशन थर्ड में LS अपॉन AS गुणित AC अपॉन LC, जिनका मान हमको दिया गया है, इस मान को पुटअप करते हैं और पुटअप करने के बाद इनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो पुटअप की इस मान को चलिए मान पुटअप करते हैं, तो एक मापांक का अनुपात हमारे पास निकल आएगा YS बट्टे YC। LC का हमको मान दिया गया है 4.7 इंटू AC का मान हमारे पास है 4.0 10⁻⁻5 अपॉन AS, ये मान हमको दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू LC, ये हमको दिया गया है 3.5। इस प्रकार मान पुटअप का इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर सॉल्व करने पर हमारा अनुपात जो स्टील की यंग मापांक है और कॉपर की यंग मापांक, ये आएगा 1.79 अपॉन 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इस्पात की तार की लंबाई दिया है और कॉपर की तार की लंबाई दिया गया है, जिनकी लंबाई और क्षेत्रफल हमको दिया जाता है, जिनमें उन पर लगाया गया बल और उनकी जो लंबाई में वृद्धि होती है वो इक्वल होती है, तो इस सूत्र की सहायता से हम दिए गए इस प्रकार से और जो अन्य सवाल दिया रहेगा इनको अपन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इससे और भिन्न सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपन देखते हैं। रबड़ की एक रबड़ की 10 मीटर लंबी
10 मीटर लंबी डोरी ऊर्ध्व दिशा में ऊर्ध्व दिशा में लटकाने पर एक डोरी है, 10 मीटर लंबी डोरी है, ऊर्ध्व दिशा में लटकाने पर अपने ही भार से कितनी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी। जबकि हमको जो राशि है इनका मान दिया गया है, जिसमें रबड़ का घनत्व हमको दिया है 1.5 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, और हमको दिया गया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान हमको दिया गया है 5 × 10⁸ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। साथ ही जो g का मान है ये भी हमको दिया गया है, g = दिया गया है 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। हाँ, तो हमारे पास एक रबड़ की 10 मिलीमीटर लंबाई, तो हमको यहाँ पर रबड़ की लंबाई दिया गया है 10 मीटर। तो मान लेते हैं, माना रबड़ का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर, क्षेत्रफल मान लिए a वर्ग मीटर। अतः रबड़ का द्रव्यमान ये हम निकालते हैं। तो द्रव्यमान कैपिटल M = द्रव्यमान होगा आयतन गुणित घनत्व। ठीक है, तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणित लंबाई। लंबाई हमको कितना दिया गया है 10, क्षेत्रफल कितना माने हैं a, तो आयतन हमारा हो जाएगा 10 × a, और घनत्व हमको दिया गया है 1.5 × 10⁻³ तो इनका द्रव्यमान हमारे पास निकल आया। रबड़ का द्रव्यमान m ये हो आएगा 1.5 a × 10⁻⁴ m निकल आया। हमको बाकी मान दिया गया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया है, g का मान दिया गया है। ठीक, तो रबड़ का यंग प्रत्यास्थता सूत्र हमको मालूम है, यंग प्रत्यास्थता y = m × g × l बट्टे क्षेत्रफल × प्रारंभिक लंबाई। हमको प्रारंभिक लंबाई ज्ञात करनी है। हाँ, चूंकि ये गुरुत्व केंद्र की ओर होता है, अतः इनकी लंबाई केवल 5 मीटर बढ़ेगी। चूंकि डोरी का केंद्र गुरुत्व की ओर है, अतः यहाँ पर जो लंबाई L है वो चूंकि 10 मीटर है, तो गुरुत्व केंद्र की ओर उसकी आधी हो जाएगी। तो L = होगी 10/2 = 5 मीटर। ठीक है, चलिए सभी का मान पुटअप करते हैं। y = हमको दिया गया है 5 ×
8 इक्वल टू m का मान हमने निकाला है 1.5 इंटू 10⁴ इंटू a g का मान हमको दिया गया है 10 और l का मान हम प्राप्त किए हैं 5/a इंटू एल का मान हमको ज्ञात करनी है। तो एल को हम ट्रांसफर इधर कर देते हैं, तो एल इक्वल टू हमको प्राप्त होगी 1.5 इंटू 10⁴ a इंटू 10 इंटू 5 अपान a इंटू इसको ट्रांसफर कर दिए 5 इंटू 10⁻a। सभी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि L इक्वल टू ये हमको प्राप्त होता है 15 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया गया है। सभी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमको इसकी लंबाई में परिवर्तन जो प्राप्त होगी L इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, या इसको लिखना चाहे तो लंबाई इक्वल टू 4 दशमलव कर देंगे 5 0 0 तो 0.0 मीटर। तो इस प्रकार से ये जो तार है वो इतने मीटर लंबाई में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दिया गया है इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिया जाता है आपको, कोई भी एक लंबाई दिया रहेगा और गुरुत्व केंद्र की ओर बोलेगा और उनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए होगा, तो हम इस प्रश्न जो सॉल्व की है इसकी तरीके से अन्य प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे और किस टाइप से प्रश्न है उसको देखते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देते हैं कि एक गोलाकार गेंद एक गोलाकार गेंद पर 100 वायुमंडलीय दाब 100 वायुमंडलीय दाब लंब रूप में लगाने पर गेंद का आयतन .01%, इनकी आयतन 0.01% कम हो जाती है। गेंद के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। गेंद के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारे पास है, एक गोलाकार गेंद पर 100 वायुमंडलीय दाब लंब रूप में लगाने पर गेंद का आयतन 0.01% कम हो जाती है। गेंद के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हमको मालूम है कि एक वायुमंडलीय दाब इक्वल टू कितना होता है, एक वायुमंडलीय
एक वायुमंडलीय दाब। इनका मान होता है 1.01 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चूंकि एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.01 इंटू 10⁻5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसलिए 100 वायुमंडलीय दाब, इसलिए 100 वायुमंडलीय दाब इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा 100 से गुणा कर दिए, 100 इंटू 1.01 10⁻⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सॉल्व किए, ये आएगा 1.01 10⁻⁷ 5 और 2 7 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और यही वायुमंडलीय दाब हमारा प्रतिबल होगा। ठीक है, इसलिए प्रतिबल 100 वायुमंडलीय दाब जो निकाले हैं, यही हमारा क्या होगा, प्रतिबल। अतः प्रतिबल इक्वल टू हमको मिल गया 1.01 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये हमारा प्रतिबल हो गया। आइए विकृति निकालते हैं। विकृति, तो विकृति कितना परिवर्तन हो रहा है हमारे पास, 0.01% उनकी आयतन। तो विकृति आएगा लंबाई 0.1 अपान प्रारंभिक 100 परसेंट दिया है, तो प्रारंभिक मानेंगे उसका 100, अर्थात विकृति हमारे पास आ गया 0.01 इंटू अपान 100। इनको ऊपर ले जाएंगे तो विकृति हमारे पास आएगा 0.01 इक्वल टू 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा -2। इनको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 और ये -2 1 इंटू 10⁻⁴ विकृति निकल आया। अतः सूत्र में चलते हैं। आयतन हमको ज्ञात करनी है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हमको मालूम है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिनका फार्मूला हम पढ़े हैं, ये होता है प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रतिबल बट्टे विकृति। और यहाँ पर हमने प्रतिबल निकाल चुके हैं और विकृति निकाल चुके हैं। इनका मान पुट अप करते हैं तो प्रतिबल हमारे पास कितना आया हुआ है, 1.01 इंटू 10⁻⁷ अपान विकृति हम लाए हैं 1 इंटू 10⁻⁴। इनको सॉल्व करते हैं, -4 को ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो ये हो जाएगा 1.01 10⁻⁷ और ये हो जाएगा +4। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हमारा निकल आया 1.01 10⁻11 और इनकी इकाई होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू हमारा आ गया 1.01 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस अध्याय में हमने जो ठोस पदार्थ के गुणों के जो आंकिक प्रश्न दिया गया था, उन पर हमने चर्चा की है। आगे के अध्याय में हम नेक्स्ट अध्याय है तरल, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।